नमस्कार, आदाब। बात मुद्दे की में आपका स्वागत है। मैं हूं रिजवान अहमद सिद्दीकी। 28 दिन बीत गए, लेकिन नोटबंदी को लेकर हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा। विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच बुधवार को भी संसद में गतिरोध जारी रहा। दोनों ही अपने अपने रुख पर अड़े हैं। विपक्ष संसद से सड़क तक सरकार को घेरने में लगा है, तो सत्ता पक्ष विपक्ष पर चर्चा से भागने का आरोप लगा रहा है। मध्य प्रदेश विधानसभा में भी कांग्रेस ने नोटबंदी पर सरकार को घेरने की कोशिश की और सदन से वॉकआउट किया। वहीं उत्तर प्रदेश में अपनी चुनावी रैली को संबोधित करते हुए सपा सुप्रीमो ने नोटबंदी पर केंद्र सरकार को आड़े हाथ लिया। यूपी में विधानसभा चुनाव है और दिल्ली के मुख्यमंत्री भी वाराणसी दौरे पर है। अब नोटबंदी को लेकर 18 दिसंबर को उनकी लखनऊ में भी रैली, यानी हर तरफ वोट के लिए नोट पर घमासान जारी है। नेता अब इसके इफेक्ट और साइड इफेक्ट भी गिनाने लगे हैं। एक दिलचस्प उदाहरण मध्य प्रदेश के मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी दिया। जी हां, यही है हमारा आज का विशेष। संसद के शीतकालीन सत्र में सरकार और विपक्ष के बीच पैदा हुआ गतिरोध लगातार 16वें दिन भी जारी रहा। जहां विपक्ष सांसदों ने सदन में हिम्मत है तो मोदी लाओ के नारे लगाए, वहीं इसके पलटवार में बीजेपी सांसदों ने हिम्मत है तो चर्चा करो के नारे लगाए। हंगामे के बाद लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। इस दौरान जेटली ने सरकार की ओर से मोर्चा संभाला। जितने विषय आज आजाद साहब ने उठाए हैं वो सारे उस चर्चा के विषय हैं। सर, ये कहा गया कि चर्चा इस नियम में हो, हम राजी हो गए। ये कहा गया प्रधानमंत्री जी क्या चर्चा में भाग लेंगे, सरकार ने कहा निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी चर्चा में भाग लेंगे। वो सदन में भी आते रहे, लेकिन किसी ना किसी बहाने को लेकर रोज उस चर्चा को रोकने का प्रयास ये सारा विपक्ष करता है। इसको प्रेस्टीज इशू बनाकर जिस तरीके से जनता को परेशान किया जा रहा है, मैं समझती हूँ ये ठीक नहीं। मैंने बार बार आप लोगों को कहा है कि ये जो इन्होंने डिसीजन लिया है ये केवल अपने राजनीतिक स्वार्थ में लिया है और अपने राजनीतिक स्वार्थ में ये देश की लगभग 90% जनता को ये परेशान कर रहे हैं। विपक्ष सरकार को अब चुनावी रैलियों में भी नोटबंदी को लेकर घेरने में जुटा है। जहां बरेली में सपा की चुनावी रैली में मुलायम सिंह ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार अब तक ये घोषित नहीं कर पाई है कि आखिर काला धन कितना है। नोट बदलने का मतलब क्या था, क्या फायदा हुआ है? काला धन की बात करी आपने, झूठ। आप नहीं बता पाए काला धन हिंदुस्तान के अंदर कितना है और काला धन आपने कितना वसूल किया है। अब 300 यह है काला धन। नोटबंदी को लेकर जहां लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष का गतिरोध बरकरार है, तो वहीं मध्य प्रदेश विधानसभा में भी कांग्रेस ने किसानों को नोटबंदी से हो रही समस्याओं का मुद्दा उठाया। साथ ही समर्थन मूल्य न बढ़ाए जाने को लेकर सदन से वॉकआउट कर गए। मालाएं पहनने वाले तथाकथित लोग थे, नोटबंदी के कारण से उनको दिक्कत आ रही है। हाथी पिचक्के भैंसों में खो गया है। और मेरे स्थगन को माननीय अध्यक्ष महोदय ने पढ़ा है। उसके बाद सभी के सभी मंत्रियों ने दिशा से भटक के, मतलब मेरे स्थगन से भटक के जवाब दिया और मुख्यमंत्री जी भी उसी पे भाषण दे रहे थे। इस कारण से हमने कांग्रेस पार्टी के विधायकों ने किसानों के सम्मान में हमने बहिर्गमन। 16 नवंबर को संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने के बाद से लोकसभा में नोटबंदी के मुद्दे पर चर्चा को लेकर गतिरोध बना हुआ है। विपक्ष जहां नियम 56 या नियम 184 के तहत चर्चा की मांग कर रहा है, वहीं सरकार नियम 193 के तहत चर्चा कराने पर जोर दे रही है। सोमवार को आसन के निर्देश पर नियम 193 के तहत चर्चा शुरू हुई, लेकिन हंगामे के कारण चर्चा आगे नहीं बढ़ पाई। अब देखना ये है कि आने वाले दिनों में पक्ष और विपक्ष अपने अपने रुख पर अड़े रहेंगे या फिर दोनों मिलकर कोई नया रास्ता निकालेंगे। न्यूज वर्ल्ड डेस्क। कि आने वाले दिनों में पक्ष और विपक्ष अपने अपने रुख पर अड़े रहेंगे या फिर दोनों मिलकर
कोई नया रास्ता निकालेंगे। न्यूज वर्ल्ड डेस्क। तो यही है कि हर तरफ नोटबंदी, मीडिया में भी नोटबंदी पर चर्चा, सड़कों पर भी नोटबंदी पर चर्चा, कतार भी लगी है संसद में भी और चुनावी भाषणों में, हर तरफ नोटबंदी ही नोटबंदी है और नोट पर जो जंग है वो जारी है। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक समीक्षक रमेश शर्मा, भारतीय जनता पार्टी के नेता ताज बोंदया, कांग्रेस के नेता अवनीश भार्गव, सपा से यश यादव। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यश, आज नेताजी ने फिर कड़ी भाषा में आड़े हाथ लेने की कोशिश की और कभी आप नोटबंदी को थोड़ा थोड़ा काले धन के समर्थन की तरह देखते हैं, फिर जनता की तकलीफों की बात करते हैं। तो आखिर हो क्या रहा है क्या? जनता की तकलीफ तो है ही, शुरू से ही अखिलेश जी एक ही बात कह रहे हैं कि आप व्यवस्था दीजिए, मोबाइल वैन सब दीजिए, आप एक काउंसलिंग सेंटर बनाइए जिससे लोगों को इंफॉर्मेशन सेंटर्स बनाइए, लोगों को इंफॉर्मेशन मिलती रहे क्या व्यवस्था है। आपके बैंक्स में पैसे नहीं है, आपके एटीएम में पैसे नहीं, आदमी पैसे के लिए परेशान नहीं होगा तो किस चीज के लिए? दुनिया पैसे से चल रही है आज की डेट में। किसी का कोई त्योहार है, किसानों के अपने काम है, मजदूरों के अपने काम है, घर खाना, किसान, हर आदमी परेशान है इस चीज से। बैंक जा रहा है व्यक्ति, अपना पैसा नहीं निकाल पा रहा है, एटीएम जा रहा है, एटीएम से पैसा नहीं निकाल पा क्योंकि बैंक में पैसा ही नहीं है। उसके बाद आपने एक रोक और लगा दी कि 24,000 रुपए आप चेक से निकाल सकते हैं, 2,000 रुपए आप एटीएम से निकाल सकते हैं। पहले वो लिमिट 4,000 और 4,500 करी थी आपने, फिर आप खुद ही अपने नियम बार बार बदल रहे हैं। आप एक चीज आप लोग चर्चा क्यों नहीं कर रहे हैं? चर्चा क्यों नहीं कर रहे हैं? चर्चा किससे करें? सदन में चर्चा नहीं कर रहे हैं आप? सदन में चर्चा की तो बात ये हो रही है कि आप नियम, दूसरे नियम के अनुसार आप चर्चा करना चाहते हैं, विपक्ष दूसरे नियम के अनुसार वोटिंग चाहता है। विपक्ष वोटिंग में ये चीज साबित होगी ना कि सब लोग क्या चाहते हैं। आप सबके हिसाब से चलना चाह रहे हैं या अपनी मनमानी करना चाह रहे हैं? आप देखिए ये वो स्थिति बन रही है कि ये जो अपने चुनाव की बात दिखा रहे हैं कि जो उपचुनाव में नतीजे आ रहे हैं कि हमने जनता हमारे पक्ष में है। कांग्रेस सरकार ने जब आपातकाल घोषित किया था उस समय, मैं तो उस समय था नहीं, लेकिन जो लोगों के मुंह से सुन रहा हूं कि 6 महीने उस समय अगर चुनाव हो जाता तो कांग्रेस बहुत अच्छी तरीके से वापसी करती, बहुत लोगों ने स्वागत किया था। उसी तरीके से अभी लोग स्वागत कर रहे हैं क्योंकि देश हित में इस चीज को देख रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से परिणाम आ रहे हैं, लोगों की मौतें हो रही हैं बैंक के अंदर लाइनों में, बैंक का कर्मचारी कितना दबाव में, आप ये देखिए बैंक में पैसा नहीं है, लाखों लोगों की भीड़ लगी हुई है बैंक के बाहर, अपनी सुरक्षा को लेकर के भयभीत है। वो कुछ गलती कर देता है तो आप उसे सस्पेंड कर रहे हैं, उसकी नौकरी पर खतरा आ रहा है। मतलब आप जवाबदारी अपनी तय न करते हुए दूसरे के कंधे पे बंदूक चला रहे हैं। हर चीज के लिए आप दूसरे को अपमानित कर रहे हैं। विपक्ष अगर चर्चा कर रहा है जनता की देखते हुए तो आप उसको अपमानित कर रहे हैं कि देश हित में नहीं है। आतंकवादियों के पास से नए 2000 के नोट आ गए, आपने आतंकवाद को लेकर के सबसे पहले बात की थी। चलिए यश, मैं फिर लौटूंगा एक बार। आप अवनीश, आप क्या कहेंगे? क्यों नहीं चर्चा कर रहे हैं आप सदन में? देखिए रिजवान जी, जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री जी ने नोटबंदी की घोषणा की, उसके बाद उनने जो राजनीतिक इस्तेमाल किया, राजनीतिक भाषण बनाया, यूपी में हो, पंजाब में हो, सब जगह भाषण में उन्होंने नोटबंदी का श्रेय लूटने का प्रयास किया। तो कांग्रेस पार्टी उस संपूर्ण विपक्ष चाहता है कि नियम 56 और 194 के तहत संसद में चर्चा कराई जाए, और संसद में चर्चा के लिए विपक्ष पूरी तरीके से लगा हुआ था। लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी को इतना समय नहीं मिला कि वो संसद में आके अपना वक्तव्य दे दें, बैठ जाए, सांसदों की बात सुन लें। प्रधानमंत्री तो आए थे, उनके सामने भी आप लोग हंगामा करते हैं। रिजवान जी, प्रधानमंत्री जी आए थे, कई 16 तारीख से लगातार मांग चल रही प्रधानमंत्री जी अपना वक्तव्य दें, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की, वित्त मंत्री ने घोषणा नहीं की है, और उसका राजनीतिक श्रेय भी हो। जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी पार्टी के नेताओं पर आरोप लगा रहे हैं कि ये राष्ट्रद्रोही है, आतंकवाद के समर्थक हैं, और कौन सी भाषा का इस्तेमाल, उसके तहत संसदों से और राजनीतिक दलों से माफी मांगना चाहिए। यदि आपका ये फैसला नोटबंदी का राष्ट्रहित का है, आतंकवाद रोकने का है, काला धन लाने का है, नकली करेंसी रोकने का है, इस सब में विपक्ष साथ है। ऐसा नहीं है कि विपक्ष मना कर रहा हो, लेकिन आप संसद में आइए, नियम 56 194 के तहत चर्चा कराइए। आपको सबसे ज्यादा डर भारतीय जनता पार्टी के सांसदों से लग रहा है। यदि वोटिंग होगी तो कलई खुल जाएगी। प्रधानमंत्री जी इस बात से डर रहे हैं, वित्त मंत्री जी को कुछ पता नहीं इस बारे में ज्यादा जानकारी, को सिर्फ भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री जी ने स्टंट ले लिया, इसलिए तोते की तरह सब भाषा बोलने लगे हैं, प्रवक्ता हो या दूसरे लोग हैं। अंदर की बात यह है कि देश की जनता, 84 लोगों की जानें जा चुकी हैं, गाड़ी कमाई का पैसा है, बैंक में बंद है, वो पैसा जनता को मिल नहीं रहा है। किसान बोने के लिए बैठा है, वो मिल नहीं रहा है। किसान मंडी में अपनी उपज को बेचने जाता है, उसका मूल्य वहां मिल नहीं रहा है।
तो मैं कह सकता हूं एटीएम पे लाइनें लगी हैं और नोट छपाई का जो काम हो रहा है वो इतनी धीमी गति से हो रहा है कि लोगों को जो पैसा मिला, मतलब बगैर सोचे समझे, बगैर रणनीति के जो तरीका अपनाया गया है नोटबंदी का, वो बहुत गलत है। इसकी कांग्रेस पार्टी हो या विपक्ष हो निंदा करता है। इससे उभरने का प्रयास करना चाहिए। इस दिशा में सार्थक कदम कैसे हो, संसद में कैसे चर्चा हो, इसका निराकरण कैसे हो, इस पे बात करना चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री जी तो कह गए, भाषण देने लगे, यूपी चुनाव कैसे जीतूंगा, पंजाब नोटबंदी के द्वारा कैसे जीतूंगा, मैं अकेला राष्ट्रभक्त हूं, ये सब राष्ट्रद्रोही है, मैं अकेला आतंकवाद रोकना चाहता हूं, दूसरी पार्टी आतंकवाद का समर्थन कर रही। ये भाषा जो प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी इस्तेमाल कर रही है, ये कदापि ठीक नहीं है। इसके लिए प्रधानमंत्री जी को संसद में माफी मांगना चाहिए। मैं कह सकता हूं कि बहुत घोर निंदनीय कदम देश के प्रधानमंत्री जी उठा रहे हैं, ये ठीक नहीं है। विकास, क्या कहेंगे आप? जिस नियम से विपक्ष चर्चा चाहता है, आप करना नहीं चाहते? देखिए, जिस नियम में विपक्ष चर्चा करना चाहता है, इसके बाद में उसी नियम में चर्चा चालू भी कर दी जो भारतीय जनता पार्टी वहां प्रस्तावित कर रही थी। 194 में चालू भी हो गई चर्चा, चालू भी हो गई, है ना। आप 156 की बात कर रहे थे, 193-94 में चालू भी हो गई थी चर्चा। लेकिन फिर कांग्रेस अब बोल तो लेने दीजिए भार्गव जी। देखिए, चर्चा चालू भी हो गई थी, लेकिन फिर आपने उसे तोड़ दिया। विकास, जिस नियम के तहत ये चर्चा चाहते हैं, उस नियम के तहत अगर चर्चा चालू हो गई थी तो फिर हंगामा ही। नहीं, इनके नियम के तहत नहीं, जो परंपरा है सदन की, उस नियम के तहत में, इस तरह के तहत चर्चा चालू हो गई थी वहां पे। विपक्ष ने जो मांग की, आप अपने हिसाब से चर्चा करेंगे? नहीं, रिजवान जी, देखिए दो चीजें। विपक्ष ने एक डिमांड, बहुमत आपका है, सब आपके पास है, फिर देखिए उससे चर्चा करने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो सदन की परंपराएं हैं जिसमें स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है और चर्चाएं होती हैं, उसी के तहत वहां चर्चा चालू हो गई। विपक्ष मान गया था, चर्चा चालू हो गई थी। लेकिन अब सवाल यह है कि विपक्ष चर्चा करना वास्तव में चाहता है या नहीं चाहता। नहीं चाहता था तो उन्होंने वहां से भी फिर बैकआउट कर लिया। पहले तो देखिए, उन्हें सदन की परंपराओं का हवाला देके बताया गया कौन से नियम में चर्चाएं होती हैं। विपक्ष चालू किया चर्चा करना, विपक्ष ने सत्ता पक्ष से भी वक्ता बोले, लेकिन फिर विपक्ष बैकआउट हो गया। अब दिक्कत यह है कि दोनों सदनों में विपक्ष चर्चा करना ही नहीं चाहता। उसे मालूम है कि हम जितना बोलेंगे वो ऑन रिकॉर्ड उनके खिलाफ जाएगा। जो गैरतार्किक बातें बोलेंगे, मुलायम सिंह जी कहते हैं कि विमुद्रीकरण के लिए थोड़ा सा समय दिया जाना था। भाई, ऐसी चीजों के लिए समय दिया जाएगा तो जिस उद्देश्य के लिए विमुद्रीकरण किया जा रहा है, क्या उसका कोई औचित्य बचेगा? लोग जो काला धन अपने घरों पे रखे होंगे, दफ्तरों में रखे होंगे, क्या उसे ठिकाने नहीं लगा देंगे अगर समय दिया जाएगा तो? कैसे समय की मांग करते हैं आखिर ये? किस तरह के समय की मांग करते हैं ये? देखिए, दूसरी चीज, ये अनर्गल आरोप लगाते जा रहे हैं। सब चीजें सामान्य तौर पे आ रही हैं। किसान को, अब हम मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश में 26,000, मुख्यमंत्री जी ने आज जवाब दिया है, 26,000 करोड़ के 500 और 1000 के नोट जमा हुए। उसमें से 13,000 करोड़ का आम जनता के द्वारा विड्रॉवल किया गया है। सोचिए आप, आधी राशि बैंकों से निकाली भी गई है, फिर कैसा आप कैश क्रंच की बात कर रहे हैं? अगर इतनी भी कैश की कमी नहीं रखी जाएगी तो फिर विमुद्रीकरण जिस उद्देश्य के लिए किया जा रहा है वो आखिर कैसे हल होगा? मंडियों में हम फसल बिकने की बात करें, धान की बात करें, हम सोयाबीन की बात करें, मंडियों में सुनिश्चित किया गया है कि जैसे ही नीलामी होती है, आरटीजीएस के द्वारा, चेक के द्वारा, चूंकि चेक हाई वैल्यू का होता है तो सेम डे क्लियरिंग में जाता है। मंडी में लोकल चेक दिए जाते हैं, सेम डे क्लियरिंग हो रहा है, मतलब सेम डे किसान के अकाउंट में पैसा जमा हो रहा है। अगर इतनी अच्छी साफ गोई बात हो रही है तो फिर कांग्रेस को, समाजवादी पार्टी को क्यों दर्द हो रहा है? चलिए, रमेश शर्मा साहब, आप क्या कहेंगे? हर तरफ अपनी ढपली, अपना राग है। हर व्यक्ति, हर राजनीतिक दल को, हर नेता को अपना पक्ष सही लगता है, और जाहिर सी बात है 28 दिन बीत गए, फिर भी कतारें अभी भी लगी हुई हैं, और न जाने ये कितने दिन और देखने पड़ेंगे। और जिस काले धन से जंग की बात हो रही है, क्या लगता है?
देखिए, मोटे तौर पर जहां तक संसद के हंगामे का सवाल है, स्वाभाविक रूप से दोनों पक्ष में सहमति होकर के बातचीत शुरू हुई, प्रधानमंत्री आकर के भी बैठ गए थे। लेकिन विपक्ष का ये मांग थी खासतौर से कि जितने लोग बोले प्रधानमंत्री सबको सुने। प्रधानमंत्री ने चर्चा की उनकी इच्छा रही होगी कि शुरुआत करके वो निकल लिए, लेकिन विपक्ष ने इस बात पर कहा कि सारे के सारे भाषण प्रधानमंत्री को सुनना चाहिए। मैं समझता हूं ये परंपरा संसद की कभी नहीं रही। आप अगर देख लें, संसद का इतिहास उठा के देख लें, तो नेहरू जी ज्यादातर अपने कक्ष में बैठ करके ही कार्रवाई देखते थे और वहीं बैठ करके सुनते थे। वो केवल जवाब देने के लिए संसद में आया करते थे। तो मोटे तौर पर अगर ये परंपरा रही है, ऐसी स्थिति में अगर विपक्ष इस बात पर जिद अड़ा है कि सारे के सारे भाषण प्रधानमंत्री को सुनना चाहिए, विपक्ष का तर्क है उसमें कि प्रधानमंत्री ने ही सबसे पहले घोषणा की, विमुद्रीकरण के बारे में सारी बातें प्रधानमंत्री ने की, सारी चीजें आगे आकर की, और इसको लेकर वो चुनावी सभाओं में भी बहुत कुछ बोल रहे हैं और सब कुछ वही बोल रहे हैं, और इसको राष्ट्रवाद और आतंकवाद और इस तरह की चीजों से भी जोड़ा जा रहा है। और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री भी इस तरह की बहुत सी बातें करते हैं। एक बात समझ लीजिए, राजनीतिक भाषण अलग हो सकते हैं। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी ने जो बातें राजनीतिक सभाओं में कही हैं वो राजनीतिक ही है, और उस पर संसद में वो जो बात कहते वो बात संविधान, सरकार और उसके अनुरूप होता है। जिस तरीके से विपक्ष ने भी जो आरोप लगाए हैं वो भी राजनीतिक है। विपक्ष ने तो यहाँ तक कह दिया कि साहब भाजपा के सांसदों को कह दिया था इन्होंने अपने रुपए बदल लिए थे, इन्होंने कुछ, तो मैं उन आरोपों में नहीं जाना चाहता। लेकिन अगर आप ये देखें, यहाँ पर अगर आप देखें तो इन 28-30 दिनों में 27-28 दिन हो गए हैं, संभवतः 8 तारीख से अब महीना होने आ गया है, तो समाज में नोट की जो व्यवहारिक कठिनाई है उसकी तरफ ना तो सरकार का ध्यान है और न विपक्ष का ध्यान है। सामान्य नोटों को बदलने का, नोटों को जमा करने का ये 90% काम लगभग पूरा हो चुका है। काले धन की भी जितनी आशंका मानी जा रही थी देश के भीतर, उसमें से भी काफी कुछ बैंकों में रुपया आ गया है। मोटे तौर पर अब अगर जो समस्या आ रही है, समाज के अंदर जो समस्या आ रही है वो आ रही है, 1-2 नोट के छुट्टे नहीं मिल रहे बाजार में। मोटे तौर पर छोटे दुकानदार के पास, खासतौर से सब्जी वाले के पास, या जो दिहाड़ी का मजदूर है उसको देने में, एक तो ये समस्या बहुत जबरदस्त आ रही है, खुले उसके नहीं मिल रहे। दूसरे जो सरकार के जिस निर्णय पर बाजार में चर्चा है, मुझे नहीं पता कि वो कितनी यथार्थ में है, कितनी है, कि जिस तरीके से वो जो जनधन योजना के खातों पर सरकार की अब नजर है उसको लेकर के चर्चाएं है। बाकी अगर आप रुपया देखें, मैक्सिमम रुपया जो लोगों के हाथ में था। प्रधानमंत्री ने कुछ दिन पहले भाषण में ये कहा, फिर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी वही दोहरा दी कि ये जनधन खाते में आपके जितना पैसा है किसी को वापस मत करो। ये इस तरह की जो बातें हैं, क्या लगता है ये किसी प्रधानमंत्री या किसी मुख्यमंत्री की भाषा हो सकती है कानून से ऊपर उठकर कि अगर तुम्हारे पास काला धन आ गया किसी का तो उसको वापस मत करना? देखिए रिजवान भाई, मेरी जो निजी मान्यता है, मुझे जैसा कि मैंने कहा, मुझे पता नहीं सच क्या है, पत्रकार की नजर से मेरा जो आकलन है, जनधन खातों में जो रुपया जमा हुआ है उसमें 70% 75% जेन्युइन पैसा जमा हुआ है। क्योंकि गांव का जो जेन्युइन नहीं भी है, अगर मेरा सवाल स्पेसिफिक है, जो जेन्युइन नहीं है, मान लीजिए किसी ने किसी के अकाउंट में जमा कर दिया, अब तुम उसका पैसा वापस कर लो, रख लो उसको। ये तो ऐसा लगता है चुनाव के समय हम जब राजनेता वोट मांगने जाते हैं, हम उनको अक्सर सुनते हैं कि तुमको पैसा कोई भी दे, सबकी दारू पी लो, सबका पैसा रख लो, लेकिन वोट हम ही को देना। तो ये इस स्तर का नहीं लगता आप? निश्चित रूप से स्वाभाविक है, इस पर थोड़ा सा संयम बरतना चाहिए था सत्ताधारी दल को। पैसा अगर आ गया है, वो बहुत सबूत ये करते कि उस पैसे की इंक्वायरी करा लेते। भाई जनधन योजना के अंदर का 70%, जैसे गांव का, मैं चूंकि मैं खुद भी गांव का हूं और किसान भी हूं, ज्यादातर किसान घरों में पैसा रखते थे। अब ये हड़बड़ी हुई, उन्होंने जनधन खातों में जमा कर दिए। अब अगर उन पर ये आरोप लगे कि साहब ये काला धन था, ये था, तो कहीं ना कहीं जनधन खातों की लेकर के चर्चा है इस समय समाज में, और दूसरा 2000 के छुट्टे को लेकर के है। बाकी जिन बैंकों में भीड़ रहती थी, आमदनों में रहती थी, लाइनें अब उन्हीं बैंकों में बची हैं। जो बैंक खाली रहते थे आमतौर पर, अब वो बैंक भी खाली रह गए। अब बहुत ज्यादा ना तो आपको एटीएम में भीड़ मिलेगी, जो एटीएम खाली मिलते थे वो एटीएम आज भी खाली मिलते हैं, जिन एटीएम में भीड़ रहती थी उसमें भीड़ बराबर रहती है। एक बार आपके पास फिर लौटना चाहूंगा, वक्त की कमी है। मध्य प्रदेश जिस तरह से उत्तर प्रदेश में आज मुलायम सिंह ने मोर्चा खोला जमकर, उन्होंने आज केंद्र सरकार पर हमला बोला, भड़ास निकाली अपनी इस सारे मामले पर, और बहुत मुखर होकर वो सामने आए। वैसे ही मध्य प्रदेश की विधानसभा में भी आज चर्चा हुई और विपक्ष ने अपनी बातें कही। उनका आरोप भी है कि उनको कुछ वरिष्ठ विधायकों ने, मंत्रियों ने कुछ कहने नहीं दिया जो वो जिस मुद्दे पर कहना चाहते थे, और अंततः उन्होंने मुख्यमंत्री के भाषण को लगभग सुन लिया था, लेकिन अंत समय में उन्होंने बहिर्गमन करके अपना विरोध भी प्रदर्शित किया। और इस तरह की चीजें मध्य प्रदेश में पहले भी हुई हैं, और जिसको ये
परंपरा को तो बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता कि आप अपनी बात कहें और फिर या दूसरे को कहने न दें और या फिर बहिर्गमन करें। इसी हास परिहास का भी कुछ माहौल था, नोक झोंक का भी कुछ माहौल था, और जिस तरह के नोटबंदी को लेकर जो देश की राजनीति में इफेक्ट और साइड इफेक्ट हैं, उस पर कुछ आज मध्य प्रदेश के संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्र ने कुछ कहा, ये आपको सुनाते हैं। मालाएं पहनने वाले तथाकथित लोग थे, नोटबंदी के कारण से उनको दिक्कत आ रही है, हाथी पिचक के भैंसों में खो गया है। इन्होंने इतना ही नहीं कहा, उन्होंने कहा हाथी पिचक कर भैंसा हो गया है, समाजवादी पार्टी के जो कुनबे में झगड़ा था वो एकजुट हो गए हैं, विपक्ष सब इकट्ठा हो गया है, कांग्रेस पर भी उन्होंने कुछ इशारे में तंज कसा और इस तरह। तो इसको लेकर बहुत तरह की चर्चाएं जो लगातार हैं, सब एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप और हास विनोद का बड़ा माहौल है। कुछ कहना चाह रहे हैं यशा? तरीके से प्रशासनिक फेलियर है, ये अपने प्रशासन पर नाकामी को छुपाने के लिए लोगों पर डाल रहे हैं। जब इनको ये पता था, ये इस बात को प्रचारित कर रहे थे 11 लाख करोड़ इस्लामाबाद से छप के आ रहा था नकली नोट, इसीलिए हमने जल्दबाजी में ये फैसला लिया है। आपका इंटेलिजेंस फेलियर है, यानी आपको खबर भी मिल गई, उसके बाद आप रोक नहीं पाए किस रास्ते से वो पैसा आ रहा था। यश, इन चर्चाओं को हम बहुत पहले कई बार कर चुके हैं। नहीं, अभी भी इस बात को जारी रखें। जो वादियों के पास अगर 2000 रुपए आ रहे हैं, अब तो सत्ता पक्ष और विपक्ष का जो व्यवहार है, और अब ये चीजें चुनावी सभाओं से लेकर सदन तक हैं, लगातार उस पर चर्चा हो रही है। विकास बुंदरिया ने बहुत ढेर सारी बातें कही हैं, उस पर कोई जवाब हो आपके पास? विकास जी ने जो बात करी कि मुलायम सिंह जी ने समय मांगा था, नोट पहले भी बदले गए, मैं उसी बात को कंटिन्यू कर रहा। नोट पहले भी बदले गए, ऐसा नहीं कि पहली बार नोट करेंसी चेंज की। उनकी आशंका है कि अगर समय मिल जाता तो सब बदल जाते। काला धन सबसे ज्यादा तो बीजेपी के लोग पकड़े जा रहे हैं। कल भी कलकत्ता में एक सज्जन पकड़े गए, तमिलनाडु में एक सज्जन पकड़े गए हैं। जितने नेता पकड़े जा रहे हैं सबसे ज्यादा तो भाजपा के पकड़े जा रहे हैं। बड़े नेता तो पकड़ में भी नहीं आ रहे। छुटपन मुझे लग रहा है जो अहमदाबाद में जो 2300 करोड़ का व्यक्ति सामने आया महेश शाह, उसमें भी देखिएगा भाजपा का ही नाम निकलेगा, क्योंकि पूरे सूबे में सबसे ज्यादा राजनीतिक अगर कोई है तो भाजपा ही है। इतना बड़ा पैसा किसके पास है आखिर? वो कह रहा है किसी आतंकवादी का नहीं है, किसी गलत आदमी का नहीं है, तो किसका है फिर वो पैसा? चलिए विकास, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? मैं तो केवल इतना निवेदन कर रहा हूँ यश जी से कि आप राजनीतिक रूप से आरोप न लगाएं, चर्चा तर्कसंगत हो तो बेहतर होगा। और अगर वो दो जगह आपके नेता पकड़े गए, अगर किसी पार्टी के नेता पकड़े जा रहे हैं, कुछ भी आप खबर दे रहे हैं, तो निश्चित रहिए, तो पकड़े जाने दीजिए। जिसने गड़बड़ किया है वो पकड़ा जाएगा, वो पेनाल्टी भुगतेगा। आप क्यों फिक्रमंद हो रहे हैं? मायावती जी को गाली दी थी जिन सज्जन ने, आपने उनकी बीवी को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, ये सजा दी आपने या इनाम दिया उनको? परिवार से एक को हटाया, एक को बना दिया। इसी तरीके से आप एक को पकड़ेंगे, दूसरे को किसी को बना देंगे। बात काले धन पे कर रहे हैं, वैसा ही होगा। जो काले धन में पकड़ा जाएगा उसी के परिवार में से किसी दूसरे को आप पद दे देंगे। मुझे लगता है विषयांतर हो रहे हैं, मुझे लगता है हम काले धन से विषयांतर हो रहे हैं। जी बोलिए विकास, कुछ कहना है? अंतिम प्रतिक्रिया। बिल्कुल विषय सम्मत बात बोलना चाहता हूँ कि जो लोग पकड़े जा रहे हैं पकड़े जाने दीजिए। भाई सरकार ने कार्रवाई ही इसलिए चलाई है और एकदम निष्कपट ढंग से चलाई गई कार्रवाई है कि जो गलत व्यक्ति होगा, जिसने देश को धोखा दिया होगा, वो अपने धन के समेत पकड़ा जाएगा, पेनाल्टी उससे वसूली जाएगी, उस पर क्रिमिनल ऑफेंस रजिस्टर होंगे, उसे सजा भुगतनी पड़ेगी। आपको लगता नहीं है बहुत ढेर सारी प्रैक्टिकली समस्याएं हैं, चेक से लेन देन और इस तरह की चीजें? किसान परेशान हो रहा है, उसके अकाउंट में खाते में पैसे पहुंचेंगे भी कि नहीं पहुंचेंगे, और बहुत तरह की चीजें, जिस तरह से कांग्रेस ने भी आज आरोप लगाया सदन में। नहीं रिजवान जी, देखिए व्यवस्थाएं बनाई गई है। जो काले धन को हमें निकालना है, काले धन का जो ये करेंसी था, इसे निकालना है, काली करेंसी को, इसके उद्देश्य की पूर्ति के लिए नियमों में बार बार संशोधन भी किए गए हैं। मतलब कोई तैयारी नहीं थी, सुविधाएं दी गई, तैयारी नहीं थी। एक घोषणा कर दी, फिर उसमें कुछ बदलाव कर दिया, फिर बदलाव कर दिया। जी मैं बिल्कुल समझा था कि आप पहले दिन ऐसा करेंगे, दूसरे दिन ऐसा करेंगे। रखना चाह रहा हूँ, अगर जिस दिन घोषणा की गई है नोटबंदी की, उस दिन अगर 4000 रुपए लगता था कि जनता को हाथ में दिए जाने चाहिए फौरन नोट बदल के, ये उसके लिए सुविधामय होगा, तो वो दिए गए। फिर 4.5 कर दिया में उसे फिर 4.5 कर दिया, फिर 4.5 कर दिया, फिर 2 कर दिया। ऐसा लगा कि लोगों को थोड़ा सा बढ़ा के दिया जाना चाहिए 2-4 दिन के लिए, दिया गया। 2 दिन में बात बदल गई। सुनिए ना, हाँ उसके बाद में जब सुविधाएं हो गई, फर्स्ट जब हम कहते हैं ना कि पहला इलाज मिल गया, फर्स्ट एड हो गया,
तो उसके बाद में उसे लिमिट में लाया गया, उसके बाद में उसे खत्म किया गया कि अब आप अकाउंट्स के थ्रू ही जाइए अपने बैंक। शादी में भी पैसे नहीं देने दिए आपने लोगों को। देखिए शादियों के लिए भी घोषणा की गई, लेकिन एक व्यावहारिक दिक्कत है, नियम कोई भी घोषित किया जाएगा वो एमिकेबल ढंग से अप्लाई हो सके, फिर ये इसका भी जवाब दे दिए, उपयोग ना कर सके। इसका भी जवाब दे दिए कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री कहते हैं कि आपके अकाउंट में कोई पैसा किसी ने डाल दिया तो उसको देना नहीं, वापस नहीं करना। आपने बहुत अच्छी बात कही। देखिए ये बात कहां से कही गई, एक पब्लिक को समझाइश दी गई। पब्लिक पे एक मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री भाषण दे रहा है, बिल्कुल भाषण आम नेता नहीं दे रहा है। देखिए रिजवान भाई, अगर किसी के जनधन खाते में किसी के भी माध्यम से पैसा आ गया है, किसी का लिया दिया आया है, वो आप बताइए जिसके जनधन खाते में आया है वो धन किसका हुआ, किसके द्वारा विड्रॉ किया जा सकता है, किसके द्वारा विड्रॉवल होगा उसका, उस अकाउंट ओनर के द्वारा ही होगा ना, उस गरीब व्यक्ति को मालूम था, प्रधानमंत्री को भी और मुख्यमंत्री को भी मालूम था, फिर आपने ये क्यों कह दिया कि नहीं वापस नहीं करना किसी का? देखिए आपने जनधन के खाते किनके खोले हैं? जी गरीब जनता के। आप उनको किस मानस का मतलब वो जो 15 लाख आप दे रहे थे ऐसे 2.5 लाख ऐसे दे देंगे? नहीं देखिए एक तो ये गलत बात है, जो ये बातें आ रही हैं कि 2.5 लाख रुपए जमा कर दिए गए जनधन खातों में। अगर रिजवान जी 25 करोड़ जनधन खाते हैं और लगभग 28 से 30 हजार करोड़ रुपए जनधन खातों में जमा हुआ है इस समय अवधि में, तो आप लगाइए ना औसत जमा कितना हुआ है। जो बात रमेश शर्मा जी बोल रहे थे, एक्चुअली प्रैक्टिकली हुआ क्या है, लोगों के पास में जो 500,000 के नोट थे जो अन्यथा बैंक नहीं जाया करते थे, जो उन्हें भुगतान स्वरूप उस समयावधि में पहले दूसरे हफ्ते में प्राप्त हो गए अन्यों के द्वारा, वो उन्होंने जनधन खातों में जमा किया। अधिकांश बिल्कुल अधिकांश मैं आपको रोकूंगा, अगर किसी ने गलत काम किया वक्त की कमी मैं आपको रोकूंगा। अवनीश जल्दी से अपनी बात कहिए। रिजवान जी आप संसद की और विधानसभा की बात कर रहे थे, सत्र चलाए जाने की। मैं कह सकता हूं कि मध्य प्रदेश की विधानसभा की बात करें तो प्रदेश की सरकार उसको चलाना नहीं चाहती। 5 दिन का सत्र का 1 दिन श्रद्धांजलि में चला गया, 4 दिन में आप चर्चा क्या करा सकते हैं किसानों की रोज की। तो इनका मूल उद्देश्य विधानसभा सत्र चलाने का नहीं है, वो संक्षिप्त रखते हैं। 30 दिन और 60 दिन रखना चाहिए, वो 4 दिन रखा। देश में भी लोकसभा और राज्यसभा एन प्रकार नरेंद्र मोदी जी का जो नेचर रहा है, गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो गुजरात की विधानसभा के सत्र आप देखेंगे बहुत संक्षिप्त होते थे, 2 दिन 3 दिन के। और लोकसभा और राज्यसभा में भी यही कर, इनकी मंशा साफ नहीं है कि लोकसभा राज्यसभा चले या विधानसभाएं चले। ये एन प्रकरण विपक्ष के ऊपर मत्थे पे मर के उसको स्थगित करना चाहते हो। काले धन की यहां तक बात कह रहे हैं, 85% पैसा जमा हो चुका है, 15% पैसा बचा है, वो भी 31 दिसंबर तक जमा हो जाएगा। जिस स्कीम को आपने लागू किया था काला धन रुक जाएगा, काला धन जमा नहीं हो जाएगा, वो स्कीम आपकी फेल हो गई, जनता परेशान हुई, 84 लोगों की जान गई। पूरा झूठ बोल रहे हैं आप, 84-85% पैसा जमा हुआ है। अवनीश मैं रोकना चाहूंगा, और रिजवान भाई प्रधानमंत्री जी को उस वक्तव्य की भी निंदा करता हूं जिसमें उन्होंने कहा जनधन खातों में जो पैसा जमा हो गया किसी का है तो नहीं है। अब मैं रोकना चाहूंगा जिस तरीके से वो प्रधानमंत्री बने। वक्त की कमी है, वक्त की कमी है। रमेश शर्मा जी आप क्या कहेंगे, अंतिम प्रतिक्रिया करिए आपसे। स्वाभाविक रूप से नोटबंदी की ज्यादातर समस्या रह गई है, थोड़ी सी बची है, ज्यादातर निपट गई है। सरकार को थोड़ा सा बुद्धिमानी से, संयम से, उदारता से लेना पड़ेगा। जनधन के खातों को उनको देखना पड़ेगा। और दूसरा, मुझे तो यहां तक लगता है कि अगर देश के भीतर काला धन है उसको उदारता से बैंक में आने दें, और बैंक में जब आ जाएगा तो आप टैक्स लगाकर उसको आधा कर दीजिए। वैसे ही आपने घोषणा कर रखी है हम 50% नियम बना ही लिया है, नियम आपने बना ही रखा है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा पक्ष और विपक्ष को मिलकर के जनता के हित में रणनीति के तहत काम करें, उस तनाव को कम करें। इसको राजनीति का वो मत बनाएं। सत्ता पक्ष चाह रही है कि इसको वो पूरी तरह से अपने फेवर में ले रहा है, विपक्ष चाहती है कि सत्ता पक्ष को इसमें इसकी आड़ में सत्ता पक्ष को सत्ता से बाहर कर दे। बिल्कुल जी बिल्कुल, ये जनहित का मामला है और उसको राजनीति से ऊपर उठ करके जनहित के मामले में देखा जाना चाहिए। जी बिल्कुल। रमेश शर्मा जी आप हमारे साथ जुड़े, अवनीश भार्गव आप हमारे साथ जुड़े, यश यादव आप हमारे साथ जुड़े और विकास बंदरिया आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बस अब ये सवाल यही है कि नोट पर जंग कब तक जारी रहेगी? क्या ये चुनावी मुद्दा रहेगा या फिर इससे देश में काले धन वालों पर भी कोई हमला होगा? लेकिन अभी तो लगता है